हाँ, उसको भी कर लो। अनदर थिंग इज़ अबाउट मंडेज़ क्लास, आई विल लेट यू नो कि हमारी मॉर्निंग में होगी कि नहीं, बिकॉज़ आई एम ट्रैवलिंग। So I we have not yet decided that we are traveling post 7 a.m. or before that. So वो मैं आपको कंफर्म करूंगी संडे इवनिंग को, ठीक है? लेट्स स्टार्ट। कोई बात नहीं, स्कोर का कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, हो गया ना, कर लिया ना? हाँ, वो ठीक है। बस अटेम्प्ट करना है और देखते रहना है कि कोई ऐसी चीज़ है जो मुझसे छूट गई है ना। आपने देखना है कि क्या मैंने कोई ऐसी चीज़ है जो नहीं पढ़ी है, तो वो आपने कवर करनी है। अभी टाइम नहीं बचा ज़्यादा, है ना? चलो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग द फर्स्ट थिंग दैट वी हैव टू स्टार्ट इन मार्क्सिज्म इज अबाउट मैक्रे, राइट? पियरे मैक्रे की हमने बात करनी है। आई जस्ट टेल यू लिटिल बिट अबाउट हिम। सो इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फिगर इन एल्थ्यूजेरियन मार्क्सिज्म। देखो, एक मार्क्स का मार्क्सिज्म तो है ही है। दूसरा, जब हम एल्थ्यूजर की बात करते हैं तो देर इज अ शिफ्ट इन द थॉट प्रोसेस। हम लोग रेमंड विलियम्स की बात करते हैं, देर इज अ शिफ्ट इन द थॉट प्रोसेस। सिमिलरली जब हम मैक्रे की बात कर रहे हैं तो एल्थ्यूजरियन मार्क्सिज्म को बिलोंग करते हैं, ठीक है? एंड इज बेस्ट नोन फॉर शिफ्टिंग दैट मार्क्सिज्म लिटरेरी थ्योरी अवे फ्रॉम सिंपल रिफ्लेक्शन की क्या जो बुक्स हैं वो सिंपली सोसाइटी को रिफ्लेक्ट करती हैं। इस थॉट प्रोसेस से इन्होंने मूव किया थॉट को टुवर्ड्स अ मोर साइंटिफिक एनालिसिस ऑफ हाउ टेक्स्ट्स आर प्रोड्यूस्ड। प्रोडक्शन पे इनका ध्यान ज्यादा था। हम्म और इन्होंने बहुत फेमसली आर्ग्यू ये किया कि टेक्स्ट इज नॉट डिफाइंड बाय द वे वी सी इट और व्हाट इट सेज, कि हम आपने पढ़ लिया कि ये चीजें टेक्स्ट में है एंड उससे आप मीनिंग प्रोड्यूस करोगे, नहीं। इन्होंने कहा कि इनफैक्ट टेक्स्ट में जो गैप्स और साइलेंसेस हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। द थिंग्स इट कैन नॉट से बिकॉज ऑफ द अंडरलाइंग आइडियोलॉजी। कई बार ऐसा होता है कि कुछ डोमिनेंट आइडियोलॉजी होती है सोसाइटी में और कुछ चीजें हैं जो आपके थॉट में है जो बियॉन्ड है फ्रॉम दैट डोमिनेंट आइडियोलॉजी। तो वो आप छुपा छुपा के अपने वर्क्स में हो सकता है डालो, क्योंकि आप आउट लाउडली नहीं कह सकते। तो वो गैप्स और साइलेंसेस इंपॉर्टेंट हैं एक टेक्स्ट में, ठीक है? अल्थ्यूजर से बोरो करते हुए मैक्रे ने एक टेक्स्ट को ना सिम्टम की तरह ट्रीट किया है। तो कहते हैं द जॉब ऑफ द क्रिटिक इज टू फाइंड द फॉल्ट लाइंस या फिर जो कॉन्ट्राडिक्शंस हैं जहां पे टेक्स्ट फेल्स टू बी अ कोहेरेंट होल। तो ये रिवील करता है आइडियोलॉजिकल लिमिट्स को दैट द ऑथर वाज ट्राइंग टू स्मूथ ओवर। सो साइलेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? और इन्होंने देखा है इंस्टेड ऑफ सीइंग द ऑथर एज अ जीनियस क्रिएटर, he he sees them as a producer who is working with different raw materials like language is there and existing ideologies is there। तो ये सारी रॉ मटेरियल्स हैं जिसके साथ वो ऑथर काम करेगा और इनको लेके वो अपना एक कुछ क्रिएट करेगा। सो अ बुक इज अ मटेरियल प्रोडक्ट, not a mystical expression of the soul। अच्छा, इनकी इंपॉर्टेंट वर्क्स ध्यान में रखना। एक है अ थ्योरी ऑफ लिटरेरी प्रोडक्शन, जो 1966 का बुक है। सबसे इन्फ्लुएंशियल बुक है इनका, ये थ्योरी ऑफ लिटरेरी प्रोडक्शन। अगेन प्रोडक्शन पे ये बात कर रहे हैं। इसी में इन्होंने अपने आइडियाज को इस्टेब्लिश किया था ऑन टेक्सचुअल साइलेंसेस एंड द ऑथर एज अ प्रोड्यूसर। एक और वर्क है इनका रीडिंग कैपिटल। ये एक कोलैबोरेटिव वर्क है अल्थ्यूजर के साथ, जहाँ पे मैक्रे ने कंट्रीब्यूट किया है टू द सिस्टमैटिक। अब रीडिंग कैपिटल यू नो कि किसका है, पुराना। तो ही हैज इन्होंने री रीडिंग की है मार्क्स की कैपिटल की। और एक वर्क लिखा है इन्होंने हेगेल और स्पिनोजा 1979 में। यहाँ पे इन्होंने स्पिनोजा की फिलॉसफी को यूज किया है टू रीशेप मार्क्सिस्ट डायलेक्टिक्स, ठीक है? अभी पढ़ना शुरू करते हैं। Pierre Macrae, and look at the title as well, is literary production. Okay, so in Pierre Macrae's A Theory of Literary Production, as I just told you, the name of the book,
1978, एक बार चेक करें इसका। ओरिजिनली इट वाज पब्लिश्ड इन 66, ठीक है, ये लिखा है इधर 1966। फिर एडिशंस आती रहती हैं। So what we see the most detailed exploration of this view of literature as a product. ठीक है, मैक्रे ट्रांसफॉर्म द वेरी आइडिया ऑफ द ऑथर। इन्होंने प्रपोज किया कि जो ऑथर है वो एक्चुअली अ वर्कमैन। मैक्रे आर्ग्यूज दैट लिटरेचर with a capital L, okay, literature does not really exist. Instead, we need to study literary phenomena within social reality. एक फिनोमिना है, लिटरेरी फिनोमिना है, उसको हमें सोशल रियलिटी के अंदर कहीं खोज खाज के ढूंढना है। ठीक है, एक लिटरेरी वर्क में अडॉप्ट अ पर्टिकुलर फॉर्म फॉर इट्स प्रेजेंट पर्पस। अभी आपने कोई वर्क लिखा, आपने कोई बुक लिखी, आपने उसको एक इस पर्टिकुलर फॉर्म में इसलिए रखा ताकि वो प्रेजेंट में उसका पर्पस सर्व हो सके। हाउएवर द फॉर्म हैज अ हिस्ट्री ऑफ इट्स ओन। We need not always function as the elements of the present work alone, and need not always function as the element of present work alone. लेकिन उस वर्क की अपने आप में एक हिस्ट्री भी होती है, सिर्फ वो प्रेजेंट में ही काम करे जरूरी नहीं है। So what Macrae is arguing for is this: a form like a novel or a set of aesthetic elements within the novel cannot be reduced to that particular instance. कि कोई भी नॉवल हो या नॉवल की तरह कुछ और हो, कुछ एस्थेटिक एलिमेंट्स हो एक नॉवल के अंदर, उनको हम सिर्फ उस पर्टिकुलर इंस्टेंस तक ही सीमित नहीं कर सकते। तो जो नॉवल अपने आप में उसकी एक हिस्ट्री है ना, नॉवल फॉर्म कब आया, राइज ऑफ नॉवल कब हुई, कैसे हुई, उसमें क्या क्या एलिमेंट्स थे, उसका अपना एक हिस्ट्री है। So the form of the novel has a certain history and therefore has a social life beyond the Eliot novel. अगर एलियट ने एक नॉवल लिखी है, आपने पढ़ी, तो उसका मतलब वो सीमित नहीं है सिर्फ जॉर्ज एलियट और उसने जो वर्क लिखा है उसके मतलब तक। जॉर्ज एलियट कहाँ से आ रही हैं, उस टाइम पे उनका अपना क्या हिस्ट्री था, या उन्होंने नॉवल लिखा है, नॉवल का अपना क्या हिस्ट्री था, उसके अंदर जो डिफरेंट एस्थेटिक एलिमेंट्स हैं उनका अपना क्या हिस्ट्री था। हर एक चीज का अपना एक सोशल लाइफ है बियॉन्ड बीइंग द एलियट्स नॉवल। सो इन शॉर्ट, एवरी एस्थेटिक एलिमेंट बिलोंग्स टू द वर्क एट हैंड। अभी एलियट ने तो एलियट का तो है ही है, बट इज ऑल्सो लोकेटेड इन अ सर्टन हिस्ट्री। तो ये मैक्रे का मेन आइडिया है। Macrae's argument rejects the idea of a work of art as an instance of singular genius or unique form, but locating its wasteland लिखा है एलियट, टी.एस. एलियट ने। हम कहेंगे what a genius, what this, what that, but it is not his work alone. उसके अंदर उन्होंने कितनी सारी, उन्होंने संस्कृत का कुछ डाला है, तो शांति का अपना एक सिग्निफिकेंस है, उसकी अपनी एक हिस्ट्री है, उन्होंने कहीं से लिया है। So locating itself as historical, Macrae demolishes the uniqueness of a work of art. तो हम कहते हैं ना ये तो यूनिक है ये वर्क ऑफ आर्ट क्योंकि ये इसका इस पर्टिकुलर ऑथर का है, बट मैक्रे ने उसी को रिड्यूस कर दिया, व्हाट यूनिकनेस को डिमोलिश कर दिया। ही मेक्स द आर्टिफैक्ट अ सोशल वन बाय सीइंग एस्थेटिक्स इटसेल्फ एज अ सोशल प्रोडक्ट। ये क्या कहते हैं, द वर्क ऑफ लिटरेचर कैन नॉट देयरफॉर बी स्टडीड as if it were a self-sufficient totality. The literary work only exists with at least a part of the history of literary production, which hands down to it the essential elements for its work. Simple. तो मैक्रे क्या प्रपोज कर रहे हैं, दैट क्वेश्चंस ऑफ लिटरेरी फॉर्म नीड टू बेसिकली इंटेरोगेट द आइडियोलॉजीज दैट दीज फॉर्म्स रेप्लिकेट एंड रीइंफोर्स। तो लिटरेरी फॉर्म का जो ये पूरा क्वेश्चन है उसको क्या करना है, उसको पूरा खोजबीन करनी है, उसमें ढूंढनी है, आइडियोलॉजीज ढूंढनी है उसमें कि कौन सी चीजों को रेप्लिकेट किया जा रहा है, रीइंफोर्स किया जा रहा है। इन अदर वर्ड्स, लिटरेरी टेक्स्ट्स आर थिंग्स दैट सर्व स्पेसिफिक फंक्शंस, स्पेशली इन देयर रिसेप्शन। कि जब आप कोई एक वर्क पढ़ रहे हो, मूवी देख रहे हो आप कोई,
तो उसमें अलग-अलग जो चीज़ें हैं ना, उनका स्पेसिफिक फंक्शन है। लेट्स से आपने कोई फ़िल्म देखी जिसमें देयर इज़ समथिंग ऑन क्लास, तो उस जिस तरह से उसको दिखाया गया होगा, हैव और हैव नॉट्स को, उन सब का एक स्पेसिफिक फंक्शन है। बिकॉज़ वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड से आ रहा है एक तो पहली बात, उस टाइम पीरियड में हाउ रेलेवेंट इट इज़, वो देखना ज़रूरी है। फिर उसका पास्ट क्या है? पास्ट में इस पूरा क्लास सिस्टम का कैसे वो इवॉल्व हुआ है? Macrae further argued that a text often contains silences because a text is ideologically prevented from saying certain things. है ना? ये हमने बात कर ली. So this makes all texts incomplete in a certain way. क्योंकि हर एक टेक्स्ट कुछ तो बोलना चाह रहा है, लेकिन अब राइटर जो है वो इतना ब्लंट भी नहीं हो सकता बिकॉज इट माइट हर्ट अदर पीपल्स फीलिंग्स और इट माइट नॉट बी अलाउड इन द सोसाइटी वी लिव इन. इसीलिए ये कह रहे हैं कि हर एक टेक्स्ट अपने आप में इनकम्प्लीट है, क्योंकि ऐसे साइलेंसेस हैं उसमें जो आइडियोलॉजी वो देना चाह रहे थे, वो नहीं दे पाए. इट्स नॉट, इट वाज प्रिवेंटेड फ्रॉम सेइंग सर्टेन थिंग्स. So thus an industrial novel that highlights an exploitative nature of capitalism might not however highlight the gendered angle. है ना? अब आप इंडस्ट्रियल नॉवल से हार्ड टाइम्स या कोई भी डिकिंस का वर्क याद आ जाता है. अब डिकिंस ने जेंडर का एंगल तो नहीं डाला ना कहीं पे भी. While it might promote equal class relations, it might say stay silent on the matter of equal wages for men and women. बात तो वो इंडस्ट्रियलाइजेशन की कर रहे हैं, लेकिन क्या उन्होंने इसकी बात की? And the problematic question of domestic labor, where women work unpaid within the house. इसकी किसी ने बात नहीं की. ठीक है? फिर आता है एस्थेटिक्स. ये आपने पढ़ा था? मैंने क्या कहा था पढ़ने के लिए? ये पढ़ने के लिए कहा था ना? हाँ. इसमें आपको एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे कुछ. एस्थेटिक्स आइडियोलॉजी वही जो अभी हमने बात की उसमें कुछ मिलेगा. रेमंड विलियम्स ने क्या कहा वो मिलेगा. सो नाउ आई विल कम टू बोर्ड्यू, पियरे बोर्ड्यू एंड कल्चरल प्रोडक्शन. सो अभी जैसे हमने मैक्रे की बात की, वैसे ही मैं पहले आपको बोर्ड्यू की कुछ कहानी बता देती हूँ. बोर्ड्यू ने कैपिटल की बात की है. ठीक है? Although Bourdieu was heavily influenced by Karl Marx, he is best known for extending जो ये मार्क्स के आइडियाज थे उनको इन्होंने एक्सटेंड किया कल्चरल रेल्म्स में. कल्चर की प्रोडक्शन की इन्होंने बात की है. ठीक है? He famously moved beyond Marx's focus on economic capital. इन्होंने आर्ग्यू किया दैट पावर और जो सोशल क्लास है, ठीक है, इनको रिप्रोड्यूस किया जाता है कल्चर के एसेट्स के थ्रू. आप फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आप लोग मेरी क्लास में अभी 3-4 बच्चे हो. ठीक है? हर एक के पास अलग अलग डिग्रीज हैं. MA इंग्लिश होगा ही ऑफ कोर्स, लेकिन हो सकता है किसी के पास कोई डिप्लोमा हो सकता है किसी के पास कोई सर्टिफिकेट कोर्स हो, कोई लैंग्वेज का कोर्स हो, कोई PhD हो, कोई MPhil हो. अलग अलग है. ये भी आपका कैपिटल है. मार्क्स ने सिर्फ इकोनॉमी, पैसे वाला कैपिटल की बात की थी. ही मूव्ड बियॉन्ड दैट. और इन्होंने कहा कि जो पावर है, हो सकता है कि कोई एक इंसान है जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में है और वो 1 लाख या 2 लाख अ मंथ कमा रहा है. ऑन द अदर हैंड आपके टाउन में एक टीचर है जो मे बी 30,000 अ मंथ कमा रही है. देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस इन देयर सैलरीज. लेकिन जब रिस्पेक्ट की बात आएगी तो आई थिंक वो कॉर्पोरेट वाले को टीचर से थोड़ा कम रिस्पेक्ट मिल सकता है बिकॉज टीचर इज अ टीचर आफ्टर ऑल. तो कल्चरल कैपिटल की अगर हम बात करें अलग अलग तरह से, रिस्पेक्ट वाला, रिस्पेक्ट भी एक तरह की इज्जत जो आपने कमाई है, तो वो टीचर के पास जाता है. इसकी बात बोर्ड्यू ने की थी. ठीक है?
तो बोर्डियो ने डेवलप किया एक सेट ऑफ इंटर रिलेटेड कॉन्सेप्ट टू एक्सप्लेन कि किस तरह से जो सोशल इनइक्वालिटीज हैं जो परसिस्ट करती हैं इवन इन सोसाइटीज दैट क्लेम टू बी कि हम हमारी सोसाइटी में नहीं है ऐसा कुछ। तो इन्होंने कुछ टर्म्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट, यू कैन टेक अ नोट। हैबिटस, ये आएगा यहाँ पे, हैबिटस। हैबिटस क्या है? हमारी हैबिट्स, हमारी स्किल्स, हमारी डिस्पोजिशंस दैट वी अक्वायर थ्रू आवर लाइफ एक्सपीरियंस। हम फैमिली में सीखते हैं, हो सकता है आपने कोई आप में कुकिंग की स्किल्स हो, आप में गेम खेलने की कोई स्किल हो, स्कूल में क्लास में अलग अलग हम चीज़ें सीखते हैं, ठीक है। इट इज़ अ फील फॉर द गेम दैट अलाउज अस टू नेविगेट सोशल सिचुएशंस विदाउट थिंकिंग, हैबिटस। दूसरा टर्म है फील्ड, नीचे आएगा यहाँ पे, ठीक है। एक हो गया ये है फील्ड्स। फील्ड क्या है? अरीना की तरह है, जैसे आर्ट, लॉ, लिटरेचर, जिसके अपने रूल्स हैं, ठीक है, और अपनी फॉर्म्स हैं कैपिटल की, जहाँ पे पीपल स्ट्रगल फॉर पोजीशन। अब ये हो सकता है कि फील्ड में लोगों ने हैबिटस सीखा हो, क्योंकि फील्ड्स अलग अलग अरीनाज हैं जहाँ पे आप कुछ सीख सकते हो, ठीक है। उसके बाद इन्होंने बात की है तीसरा चीज बोर्दियू का, फॉर्म्स ऑफ कैपिटल। तो कल्चरल कैपिटल, सोशल कैपिटल और सिंबॉलिक कैपिटल, तीन तरह की कैपिटल्स की इन्होंने बात की है। कल्चरल कैपिटल क्या होता है? आपके पास जो एसेट्स हैं, जैसे आपकी एजुकेशन, आपके स्पीच पैटर्न्स, आपका टेस्ट, ठीक है, ये आपका कल्चरल कैपिटल है। सोशल कैपिटल क्या होता है? जो रिसोर्सेज आपने कमाए हैं सोशली, आपकी कुछ कनेक्शंस हैं, आपके कुछ नेटवर्क्स बने हुए हैं। एक इंसान है जो अकेला है, जिसको कोई पता ही नहीं है कि मुझे कुछ हेल्प चाहिए तो मैं किससे कांटेक्ट करूं, मेरा दूसरा है वो बोले मैं अभी तेरे को 5 नंबर दे देता हूँ, क्योंकि उसके पास सोशल कैपिटल है। और तीसरा है सिंबॉलिक कैपिटल। सिंबॉलिक, इज्जत। कुछ लोगों की इज्जत की ईगो बाउंड्रीज बहुत वीक होती हैं कि वो ऑनर किलिंग जैसे घटिया चीजें कर देते हैं। वो सिंबॉलिक, वो किस तरह की कैपिटल है? दैट इज अलाउिंग यू टू किल योर ओन चिल्ड्रन। Symbolic capital are resources like prestige, honor और reputation that you have earned, ठीक है। एक इन्होंने और बात की थी, वो है symbolic violence की। It's a form of invisible power where dominated groups unconsciously accept the ideas and values of the dominant class as natural। जैसे हमने हेजेमनी की बात की थी, अब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, इनविजिबल डिस्क्रिमिनेशंस हैं जो होती हैं और लोग उसको एक्सेप्ट भी कर लेते हैं डोमिनेंट क्लासेस का, क्योंकि वो नेचुरल है या राइट है। जैसे कि अ स्टूडेंट फ्रॉम अ लोअर इनकम बैकग्राउंड माइट सी देयर academic struggles as a lack of natural talent rather than a lack of cultural capital, ठीक है। क्लियर ना एवरीवन? इनके वर्क्स मैं लास्ट में बताती हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स पढ़े। सो बोर्दियू, Pierre Bourdieu is a series of work in a series of work dealing with French cultural practices sought to locate subjective attitudes and behavior within social contexts. Bourdieu proposed that all human beings occupy a habitus, एक practical sense and set of dispositions। जैसे आप सबका एक तरीका है चीजें करने का, हैबिट्स हैं, थिंकिंग, बिहेवियर दैट जनरेट पर्टिकुलर एटीट्यूड्स एंड बिहेवियर। So habitus is a subjective component of a cultural practice. Further, every individual also occupies a field. फील्ड क्या है? सोशल कंडीशंस, जिसमें आप रह रहे हो, जहां पे आपने वो बिहेवियर्स को समझा है, सीखा है, दैट एम्बॉडीज स्पेसिफिक सोशल रिलेशंस। तो फील्ड्स, अगर हैबिटस सब्जेक्टिव कंपोनेंट है तो फील्ड आपका ऑब्जेक्टिव कंपोनेंट्स हैं कल्चरल प्रैक्टिसेस के। सोशल फॉर्मुलेशंस आर ऑर्गेनाइज्ड फील्ड्स, जैसे फैमिली, रिलीजन, educational or economic domains. Each field is structured space with its own laws. स्कूल में अपने रूल्स होते हैं, है ना, रिलीजन के अपने लॉज होते हैं। Individuals compete for the control of resources within a field. So individuals acquire particular habitus or dispositions as a result of their encounter with particular social fields. तो यहाँ पे बोर्दियू क्या कर रहे हैं?
मार्क्सिस्ट एम्फेसिस जो था सोशल कंडीशंस पे उसको रिजेक्ट कर रहे हैं, as well as the psychological approach that privileged the individuals by showing how individual subjectivity and predispositions were gathered from the social domain. कि हर चीज आपने बस यहाँ 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 सोशल डोमेन से अटेन कर ली है. The subjective structures of the individual grow out of the objective ones. तो फील्ड से, जिस फील्ड में हो, जिस रिलीजन से आप हो, जिस सोशल कंडीशंस में आप रह रहे हो, जहाँ पे आपने एजुकेशन अपना लिया है, आपका इकोनॉमिक डोमेन कैसा है, यहाँ से आपकी हैबिटस क्रिएट होता है. इसीलिए सबका अलग अलग होता है. ठीक है. So it grows out of the objective ones and in turn influence how the individual deals with social structures later. A working class individual, for instance, is trained through his social contexts not to aspire or for or desire a large mansion from the government. तो एक वर्किंग क्लास इंडिविजुअल है, उसको पता है कि मैं नहीं मांग सकता. ही एस्पायर्स ओनली अ मॉड, भी छोटा सा दे दो घर रहने को, मिनिमल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. अब वहीं पे एक बड़ा अफसर कोई आएगा, वो कोई ब्रिगेडियर है, तो वो तो लार्ज मैंशन ही बोले करेगा ना, एस्पायर ऑफ कोर्स. सो नाउ दिस एस्पिरेशन, हिज डिस्पोजिशन इज नॉट हिज क्रिएशन अलोन. इट कहाँ से आ रही है उसके जो एस्पिरेशन है? इट इमर्जेस फ्रॉम हिज सोशल कंडीशंस. So once these dispositions have been instilled, the individual deals with life and social conditions according to these dispositions. So Bourdieu saw all cultural production and practice as a result of the interaction between the habitus and the field. ठीक है ना? सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव कंपोनेंट्स के बीच में जो इंटरेक्शन है, वहां से आपकी ये डिजायर्स और ये आपके एस्पिरेशंस बाहर आते हैं. ठीक है. फिर इन्होंने कहा कि कंपटीशन इज नॉट ऑलवेज फॉर मटेरियल बेनिफिट्स और रिसोर्सेस. मच ऑफ द कंपटीशन इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स अक्वायरिंग. अभी जो एक कंपटीशन हम लोग कर रहे हैं, होड़ बोलते हैं ना, होड़ मची हुई है. फॉर एग्जाम्पल आई टेल यू, एक अभी देखो ना इंडिया में अगर मैं बात करूं, तो जो पेरेंट्स है ना इस टाइम पे, वो एक अलग ही रेस में लगे हुए हैं कि हमें अपने बच्चे को, वो 2 साल का है अभी, उसको मुझे ये करवा देना है, मैंने इस स्कूल में डाल देना है, मैंने वो कर देना है. आपको पता है दिल्ली जैसी जगहों में, मुंबई जहाँ पे बड़े-बड़े स्कूल्स हैं, अभी बच्चा पैदा भी नहीं हुआ है और उसकी स्कूल में एडमिशन का नंबर लग गया है. इतना ज़्यादा भीड़ है. और कि स्कूल्स में इतने महीने पहले, इतने कई जगहों पे सालों पहले एडमिशन का नंबर लगाना पड़ रहा है. बात मैं कुछ और बोलने वाली थी. तो हाँ, इतना ज़्यादा वो प्रेशर क्रिएट हो रहा है यहाँ पे बच्चों के ऊपर, इतना कहीं भी नहीं है. हमें लगता है कि हम पता नहीं कौन सी कंट्रीज के साथ कम्पीट कर रहे हैं. इफ आई टॉक अबाउट जर्मनी, वहां पे आपको पता है 6 साल के बच्चे को 6 साल तक अभी ABC 1 2 3 कुछ नहीं सिखाते हैं, अंटिल द चाइल्ड इज 6. यहाँ पे तो 1 1.5 साल से शुरू है सब. यहाँ बहुत बुरा हाल है, हद है. और जो कंपटीशन है ना, ये है कि किसके पास कितना ज्यादा है, अक्वायर करना है. कभी सिंबॉलिक कैपिटल, कभी कल्चरल कैपिटल. सिंबॉलिक कि कितना प्रेस्टीज, ऑनर मिलेगा मुझे, रिकग्निशन मिलेगा बेस्ड ऑन एन इंडिविजुअल्स एक्विजिशन ऑफ नॉलेज और एक्सपर्टीज. और कल्चरल कैपिटल, forms of cultural knowledge and competition that competence that enables and empowers an individual to appreciate or evaluate cultural practices. And अभी कल परसों की शायद न्यूज़ थी, डिस्ट्रिक्ट शिमला में एक जगह है ठियोग, वहां पे एक 2.5 साल के बच्चे को एक टीचर ने बहुत ज्यादा मारा इन अ गवर्नमेंट स्कूल. बहुत ज्यादा मारा. क्यों मारा? बिकॉज अपेरेंटली छोटा सा बच्चा, उसने ही पूप्ड इन हिज पैंट्स, तो इसलिए मारा. हाउ, आई वंडर. आप दूसरे के बच्चे पे, एक तो आप टीचर हो, ऊपर से वो बच्चा, किसी भी एज के बच्चे को मारना इज एब्सोल्युटली रॉन्ग. आपके ऊपर पॉक्सो
लगाया जा सकता है, अगर पेरेंट्स को पता हो तो वो उस पे केस कर सकते हैं। इन टर्न दैट लेडी इज़ सेइंग दैट कुछ भी कर लो, मेरे बहुत कनेक्शंस हैं। हाउ सैड इट इज़! बट अगर आप सोशल मीडिया पे जाओ, तो वहाँ पे अलग ही चर्चा चल रही है कि 2.5 साल के बच्चे को स्कूल क्यों भेजा? आप देख नहीं रहे हो बड़ी पिक्चर यहाँ पे, कोई कुछ भी मजबूरी हो सकती है। अगर नहीं अलाउड है तो स्कूल वाले नहीं लेते, गवर्नमेंट स्कूल में था। हो सकता है पेरेंट्स वर्किंग हो, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग। लेकिन आप मुद्दे से हट क्यों रहे हो कि उस बच्चे की पिटाई हुई स्कूल में? छोटा-सा, वेरी स्मॉल। तो एनीवे हम भटक गए। कमिंग बैक टू द कॉम्पिटिशन, कॉम्पिटिशन है और हो सकता है कॉम्पिटिशन की वजह से 2.5 साल के बच्चे को स्कूल भी डाल दिया हो, बट दैट इज़ नॉट माय पॉइंट एट ऑल, ठीक है? व्हाटएवर द केस, वी डोंट नो दैट। द पॉइंट इज़ इट इज़ एब्सोल्यूटली रॉन्ग टू हिट अ चाइल्ड। एब्सोल्यूटली इट्स अ बिग क्राइम, क्राइम है, बहुत बड़ा। दूसरा है कल्चरल कैपिटल, जो आपने नॉलेज अटेन किया है, कॉम्पिटेंस गेन किया है, दैट इनेबल्स एंड एम्पावर्स एन इंडिविजुअल टू अप्रिशिएट और इवैल्यूएट कल्चरल प्रैक्टिसेस। इट्स गॉन। एक्चुअली सिंपैथी होगी भी ना, फिर भी लोग बस निचोड़-निचोड़ के उसको कुछ भी एंगल बना के डालते हैं। दैट इज़ द प्रॉब्लम। Anyway, Bourdieu proposed that cultural capital is often the result of pedagogy. Yes, आपको नॉलेज मिल रहा है, कैसे मिल रहा है? फैमिली, इंस्टीट्यूशन, पेडागॉजी से आप ले रहे हो। मोर सिग्निफिकेंटली, कल्चरल कैपिटल कैन बी एक्सचेंज्ड फॉर इकोनॉमिक कैपिटल और गेन्स। यस, आपके पास नॉलेज आपके पास कॉम्पिटेंस है, तो आप उसको यूज़ करके इकोनॉमिक गेन्स में तब्दील कर सकते हो। Thus, taste, which supposedly sets the upper classes above the lower, is related less to the object's value than the social position of the perceiver. Styles of walking, eating, clothes, etc., etc. Okay, just read this. Symbolic capital. I just told you all of this. Next, we move on to Frederick Jameson. It is a very, very important name. Acha, before that, let me tell you some books by Bourdieu. ये है पियर रे बॉर्डियू, फ्रेंच सोशियोलॉजिस्ट। आई डोंट नो इफ आई एम प्रोनाउंसिंग हिज नेम करेक्टली और नॉट। प्लीज़ मुझे माफ़ करें कि अगर मैंने गलत प्रोनाउंस किया हो, और आप सही देख लें, क्योंकि जब इंग्लिश नहीं है, इंडियन नहीं है, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है। कोई फ्रेंच है, कोई कुछ है, कोई कुछ है। सबके आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं जान लूँ कि क्या नाम है, लेकिन कई बार क्या होता है ना, हैबिट क्रिएट हो जाती है बोलने की। तो आई माइट बी जस्ट प्रोनाउंसिंग इट रॉन्ग। अगर देखना ही है तो देख ही लेते हैं। बुर्द्यू, बूरद्यू, ठीक है, बूरद्यू, नॉट बोरद्यू, इट्स बूरद्यू। पियर, पियर बुर्द्यू, पियर बुर्दू, बुर्द्यू, सॉरी। ठीक है, पियर बुर्द्यू। टाइम लगेगा। ये इनकी बुक्स हैं, प्लीज नोट। डिस्टिंक्शन, फॉर्म्स ऑफ कैपिटल। डिस्टिंक्शन एक्चुअली इज रिगार्डेड his masterpiece. ठीक है, um, it uses empirical research to show how social class determines our taste in food, art and music. कौन सी क्लास से आप बिलोंग कर रहे हो, वो आपका टेस्ट इन म्यूजिक, आर्ट, फूड रिफ्लेक्ट करता है। दूसरा है फॉर्म्स ऑफ कैपिटल। इट्स एन essay एक्चुअली, जहाँ पे ही ब्रेक्स डाउन हाउ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपिटल्स आर कन्वर्टेड एंड यूज टू मेंटेन पावर। अलग अलग सिंबॉलिक कैपिटल, ये सब पावर्स एंड ये बाकी, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू फ्रेडरिक जेमसन। ये है फ्रेडरिक जेमसन, अमेरिकन लिटरेरी क्रिटिक एंड फिलोसोफर। इनकी बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट, पोस्ट मॉडर्निज्म और
The Cultural Logic of Late Capitalism. Extremely important work. तो जेमसन की अगर हम बात करें, प्री एमिनेंट मार्क्सिस्ट कल्चरल क्रिटिक हैं, ये कल्चरल स्टडीज में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑफ द लेट 20th सेंचुरी. ठीक है, इनका जो वर्क है, इट इज डिफाइंड बाय द फेमस रैलिंग क्राई विच इज ऑलवेज हिस्टोरिसाइज. प्लीज रिमेंबर, ऑलवेज हिस्टोरिसाइज, ये इनका बहुत फेमस एक रैलिंग क्राई है. तो इन्होंने आर्ग्यू किया कि जितने भी कल्चरल आर्टिफैक्ट्स हैं, जितने भी हैं, चाहे हाई आर्ट हो या पॉप कल्चर हो, इन सबको समझना है अगर, तो कैसे समझें? एज रिस्पॉन्सेज टू स्पेसिफिक इकोनॉमिक स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म इन विच दे वर प्रोड्यूस्ड. कोई भी मूवी है, उसको कैसे समझना है आपने इनके अकॉर्डिंग? that movie is a response to a specific economic stage of capitalism जिस टाइम पे वो प्रोड्यूस हुई है उस टाइम पे. पोस्ट मॉडर्निज्म एज द कल्चरल लॉजिक ऑफ लेट कैपिटलिज्म, इनका फेमस थीसिस ये है कि जो पोस्ट मॉडर्निज्म है, ये सिर्फ एक स्टाइल नहीं है, ये एक कल्चरल एक्सप्रेशन है लेट कैपिटलिज्म का, ग्लोबल मल्टीनेशनल कैपिटलिज्म का. तो इन्होंने 3 हॉलमार्क्स आइडेंटिफाई किए हैं इस एरा के. पहला है डेप्थलेसनेस. डेप्थलेसनेस मतलब सिर्फ सरफेस इमेजेस पे फोकस करना, सिम्युलैक्रा, डीप मीनिंग में नहीं जाना. दूसरा है वेनिंग ऑफ अफेक्ट. वेनिंग ऑफ अफेक्ट मतलब जो ट्रेडिशनल इंडिविजुअल इमोशंस थे, जैसे एंजाइटी, एलियनेशन, उनका लॉस इन फेवर ऑफ फ्रैगमेंटेड इंटेंसिटीज. और तीसरा है पैस्टिश. पैस्टिश पता होगा आपको, ब्लैंक पैरोडी, मतलब ब्लैंक पैरोडी ऑफ प्रीवियस स्टाइल्स, इमिटेट करना विदाउट एनी सटायरिकल पॉइंट, लीडिंग टू अ क्राइसिस इन हिस्टोरिसिटी, जहां पे we lose the ability to see the past as a real sequence of events. Pastiche, खाली आप किसी को पैरोडी कर रहे हो लेकिन उसमें कोई सटायर है ही नहीं, खाली है. तो ये आर्ग्यू करते हैं दैट जितने भी टेक्स्ट है ना, दे हैव अ हिडन पॉलिटिकल डायमेंशन. इवन अ रोमांस नॉवल, इवन अ साइंस फिक्शन फिल्म, symbolically they act out social contradictions that are too difficult for society to solve in reality. दूसरी बात इन्होंने की है कॉग्निटिव मैपिंग की. आई थिंक ये क्वेश्चन भी आया था एग्जाम में, कॉग्निटिव मैपिंग का, अगर आपने देखा हो और याद हो. Cognitive mapping, because global capitalism is so vast and it is so complex, individuals feel disoriented, like being lost in a giant building. इस तरह से लोगों को लगता है, क्योंकि इतना वास्ट, इतना कॉम्प्लेक्स है. तो इन्होंने इस चीज को, ही कॉल्स फॉर अ कॉग्निटिव मैपिंग, कि कोई ऐसे, ताकि आप गुम ना हो जाए इस उतनी बड़ी बिल्डिंग में, which is art or theory that helps people visualize their place within the global system. आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो इस पूरे ग्लोबल कैपिटलिस्ट मार्केट में, मेकिंग कलेक्टिव पॉलिटिकल एक्शंस पॉसिबल अगेन. ठीक है. देन एक ऐसे लिखा था इन्होंने, नेशनल एलिगरी, वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल. ही आर्ग्यूड दैट द थर्ड वर्ल्ड लिटरेचर है, it often functions as a national allegory where the story of an individual character inevitably represents the struggles of the entire nation. एक कैरेक्टर का जो स्ट्रगल्स हैं, जो आप देख रहे हो, वो एक्चुअली पूरे नेशन की स्ट्रगल को रिप्रेजेंट कर रहा है. नेशनल एलिगरी. एंड लास्ट, यूटोपिया वर्सेस आइडियोलॉजी. तो जेमसन सीज एवरी कल्चरल वर्क एज अ बैटल बिटवीन आइडियोलॉजी, जो जस्टिफाई कर रहा है स्टेटस को, और दूसरी तरफ यूटोपियन इम्पल्स, which is a hidden desire for a better and a different world. ठीक है, let's read. So Jameson's writings, postmodern architecture
and genres such as cyberpunk provided a Marxist culture in a post industrial era. So, in his earlier work, The Political Unconscious, इन्होंने आर्ग्यू किया दैट नैरेटिव इज सेंट्रल टू आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ रियलिटी. नैरेटिव बहुत जरूरी है रियलिटी समझना है अगर. All narratives must be read for their connection with the concrete material realities outside. A process that he termed as dialectical criticism. Please note. मतलब जितना भी नैरेटिव है उसको कैसे आपने रीड करना है कि उनका क्या कनेक्शन है रियल लाइफ में वैसे. So this requires situating a cultural object or practice within its specific historical conditions. कोई भी कल्चर का ऑब्जेक्ट है या प्रैक्टिस है, मान लो कोई रिचुअल है, उसको आपने उस स्पेसिफिक हिस्टोरिकल कंडीशन में प्लेस करके उसको देखना है. फर्दर वी नीड टू पोजेस अ टोटलाइजिंग थिंकिंग वेयर वी आर एबल टू लोकेट कल्चर विद इन सोशल एंड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स. टोटलाइजिंग थिंकिंग. तो आपने क्या करना है, उस जिस भी रिचुअल के बारे में आप सोच रहे हो या कोई भी कल्चरल ऑब्जेक्ट के बारे में सोच रहे हो, उसको आपने क्या करना है, सोशल और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स में उसको प्लेस करना है, लोकेट करना है उसको, कि ऐसा अगर कोई रिचुअल बना है तो पॉलिटिकली उसका क्या सिग्निफिकेंस रहा होगा या सोशली उसका क्या रहा होगा. हो सकता है इट वाज टू जस्ट टू मेंटेन द पेट्रियार्की हायरार्की. Narratives are invariably techniques of containment where the contradictions of history are masked or silenced. Narratives. सब कुछ तो लैंग्वेज में ही छुपा हुआ है. तो नैरेटिव्स, अलग अलग नैरेटिव क्रिएट कर देते हैं लोग. तो नैरेटिव्स क्या है, टेक्निक्स हैं जिसमें आप कंटेन कर रहे हो कॉन्ट्रडिक्शंस को, हिस्ट्री की, उनको साइलेंस कर दिया या मास्क कर दिया है. नाउ फॉर जेम्सन, हिस्ट्री और रादर द नैरेटिव्स ऑफ हिस्ट्री, क्योंकि हिस्ट्री क्या है एग्जैक्टली नहीं पता किसी को भी. पता भी होगा, लोगों ने उसको अपने हिसाब से बायस तरीके से लिखा है. तो नैरेटिव्स जो हैं हिस्ट्री के, दे प्ले अ क्रूशियल रोल in repressing the contradictions and realities of society. So every text thus possesses its own repressed. Narratives are therefore political. They help repress contradictions and thus prevent resolution. The resolution आएगा ही नहीं. So there is a political unconscious that can be discerned in cultural texts. Cultural texts कोड करते हैं या कंसील करते हैं या थीमेटाइज करते हैं द रिप्रेस्ड सो दैट दे कैन बी मैनेज्ड. Social and political anxieties are transformed into themes in films or narratives so that, on one hand, they find some expression, but on the other, they remain at the level of narrative. अब कुछ ऐसी चीजें जो सोशल एंग्जाइटी है कोई या पॉलिटिकल एंग्जाइटी है, उनको थीम्स बना के फिल्म्स में डाल दिया जाता है. उनको एक्सप्रेशन तो मिल जाता है, लेकिन वो सिर्फ नैरेटिव के लेवल पे रह जाता है. तो अब ये क्या प्रपोज कर रहे हैं यहाँ पे इज दैट जो नैरेटिव्स हैं, जैसे फिल्म्स के नैरेटिव समझते हो ना आप, कि कोई अपनी बिलीफ को, वैल्यू को एक नैरेटिव बना के प्रेजेंट करना, लैंग्वेज में प्रेजेंट करना. तो जो नैरेटिव्स हैं, फिल्म्स के नैरेटिव्स हैं या लिटरेचर के हैं, दे हेल्प ट्रांसफॉर्म द थ्रेट of a social or political anxiety into a mere literary representation or theme. धरना, धरना मतलब धरने पे बैठ जाना. अच्छा, धारना. ओके, मेरे को धरना, आप डबल ए लिखो, धारना. हाँ, धारना, करेक्ट. In his later work, Jameson turned to what he termed the cultural logics of various social economic conditions. कैपिटलिज्म को लिंक किया विद पर्टिकुलर सोशल कल्चरल फॉर्म्स. इन्होंने कहा कि हर एक जो मोमेंट है कैपिटलिज्म में हैज इट्स एक्सप्रेशन और लिटरेरी कल्चरल इक्विवेलेंट. उसका एक इक्विवेलेंट है पर्टिकुलर मोड्स ऑफ राइटिंग या रिप्रेजेंटेशन में या एस्थेटिक अप्रोच में.
So Jameson proposed that every moment in capitalism has its expression or has its literary cultural equivalent, जिसको cultural logic कहा गया है, in particular modes. जैसे market capitalism had realism, imperialism had modernism, multinational capitalism had postmodernism. So, in other words, realism, modernism, and postmodernism are the cultural expressions and methods and aesthetic styles of a deeper socio-economic forms of capitalism. तो इन्होंने क्या किया, एनालाइज किया पोस्ट मॉडर्निज्म को, एंड ही बिगिंस विद टू अजम्पशंस. पहला, पॉपुलर एंड मास कल्चर is actually a means of evaluating and assimilating political conditions. और दूसरा, post modernity was a consequence of late capitalism, the age of diffuse production, multinational capitalism, speculative finance, and electronic linkages. ये इन्होंने ही begins with these two assumptions कि एक तो politically या mass culture आया है as a means of evaluating political conditions, और दूसरा कि पोस्ट मॉडर्निटी एक्चुअली आया क्यों, लेट कैपिटलिज्म की वजह से. इन्हीं assumptions में he proceeded further and he argued that postmodern cultural trends and practices were cultural expressions of the deeper economic structures of new forms of capitalism. So, as he puts it, this whole global yet American postmodern culture is the internal and superstructural expression of a whole new wave of American military and economic domination throughout the world. ठीक है, यहीं पे रुकूंगी मैं because Jameson is important and we'll start with him again in the next session. Oh, khatam, हाँ. Next session we'll complete this. Next will be a smaller section and we'll be done with it then. ठीक है? Stuart Hall is already although done, but ठीक है, we'll read it. थोड़ा ही बचा, कर लेना है, फिर खत्म ही करते हैं ना, चैप्टर खत्म कर लेते हैं. Just give me 1 minute. Let me rest my throat. Okay. To keep it simple, let me just tell you simply कि क्या है फ्रेडरिक जेमसन. ठीक है, जब हम बात कर रहे हैं इनकी, थिंक ऑफ फ्रेडरिक जेमसन एज अ डिटेक्टिव. हाँ, जिनको लगता है कि हर एक मूवी, हर एक बुक, हर एक बिल्डिंग में कोई ना कोई सीक्रेट मैसेज छुपा हुआ है इकोनॉमी के बारे में. अगर पॉलिटिकल अनकॉन्शियस की बात करें, इमेजिन करो दैट सोसाइटी में ना एक गिल्ट कॉन्शियस है, या फिर सेट ऑफ प्रॉब्लम्स हैं जो वो सॉल्व नहीं कर सकता. जैसे कि सोसाइटी में पावर्टी है, किसी के पास इतना पैसा है, कोई बेचारा गरीब आपको रोज मिल जाएगा सड़क में. ऐसी प्रॉब्लम्स या इनइक्वालिटी है जो सोसाइटी सॉल्व नहीं कर सकता. गिल्ट कॉन्शियस है एक. ना इंस्टेड ऑफ फेसिंग दीज प्रॉब्लम्स डायरेक्टली, हम क्या करते हैं, हम उनको स्टोरीज में छुपा देते हैं. नैरेटिव्स मिल जाएंगे ना आपको, मूवीज मिल जाएंगी आपको which talk about poverty, which talk about inequality, इतने essays मिल जाएंगे. But what is happening? क्या ये problems solve हो पा रही हैं? अब idea क्या है? Even a simple, am I stuck? Even a simple superhero movie isn't just about capes, you know, it's a symbolic act. अगर सुपर हीरो फिल्म भी देखो अगर आप, वो एक सिंबॉलिक एक्ट है. वो क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? इट ट्राइज टू रिजॉल्व रियल वर्ल्ड की सोशल टेंशंस. एक फैंटेसी वर्ल्ड में वो सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं. काश रियल वर्ल्ड में भी ऐसे सुपर हीरोज होते अच्छे वाले जो इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाते.
बिकॉज वी कांट फिगर देम आउट इन द रियल वर्ल्ड, तो हम उस फैंटेसी वर्ल्ड में उसको सॉल्व कर रहे हैं. अब आता है अनकॉन्शियस वाला पार्ट. नाउ द ऑथर might not even know that they are doing it unconsciously. The politics are buried under the plot. जो पूरा पॉलिटिक्स है इस चीज का, तो ये इसी को हम कहते हैं पॉलिटिकल अनकॉन्शियस. दूसरी चीज, दूसरा जो टर्म है वो है लेट कैपिटलिज्म. इसको समझते हैं, ठीक है. तो दिस इज जेम्सन्स नेम फॉर द वर्ल्ड वी लिव इन टुडे, लेट कैपिटलिज्म. जेमसन ने लेट कैपिटलिज्म को यूज किया है टू डिस्क्राइब अ स्पेसिफिक स्टेज ऑफ इकोनॉमी जो स्टार्ट हुई वर्ल्ड वॉर टू के बाद. किस तरह से इकोनॉमी ग्रो हुई है, या लेट कैपिटलिज्म उसको टर्म दिया है. बिग कॉर्पोरेशंस जैसे कि अमेजॉन है या गूगल है, हर जगह वो ऑपरेट कर रहे हैं. दे हैव क्रॉस्ड ऑल बॉर्डर्स, सो इट इज ग्लोबलाइज्ड. दूसरी चीज है एवरीथिंग इज अ प्रोडक्ट. अगर हम पास्ट में देखें, यू माइट हैव आर्ट एंड बिजनेस, लेकिन लेट कैपिटलिज्म में जो आर्ट है, आपका डेटा है, आपकी अटेंशन है, इवन योर वाइब आर ऑल थिंग्स टू बी बॉट एंड सोल्ड. हर चीज को आप, इट्स अ प्रोडक्ट. एवरीथिंग इज बिकम अ कमोडिटी नाउ. इवन नॉलेज, जैसे हम पोस्ट मॉडर्निज्म में हमने पढ़ा था, इवन नॉलेज इज अ कमोडिटी ना, in the world of computers. And then there is no outside, there is no longer any part of the world that hasn't been touched by the market. Late capitalism. ठीक है. तीसरा टर्म जो है वो है पोस्ट मॉडर्निज्म या द कल्चरल लॉजिक. वो क्या है? ये सबसे फेमस पार्ट है. जेमसन कहते हैं दैट बिकॉज आर इकोनॉमी चेंज्ड, इकोनॉमी चेंज टू व्हाट, टू लेट कैपिटलिज्म, हमारा जो ब्रेन है, हमारा जो कल्चर है, वो भी चेंज हुआ टू मैच इट. एंड ही कॉल्स दिस पोस्ट मॉडर्निज्म. अब इस पोस्ट मॉडर्निज्म के कुछ सिम्टम्स भी हैं, जैसे हमने ऑलरेडी बात की. नंबर वन इज डेप्थलेसनेस. कोई हर एक चीज सरफेस लेवल पे हो गई है, रैंडमली. जैसे वी केयर मोर अबाउट लुकिंग कूल देन मीनिंग समथिंग. आप टाइट टाइट जीन्स पहन लोगे, बड़ी बड़ी हील्स पहन लोगे जस्ट टू लुक कूल, बट यू गिव अप ऑन योर कंफर्ट. थिंक ऑफ द फास्ट फैशन शर्ट with random vintage logo. It doesn't represent a history, it's just a flat image. Depthlessness. दूसरा है the end of history, जिसको pastiche भी कहा है. कहते हैं we have lost the ability to imagine a new future. आगे क्या? So we just keep remixing the past. Think of how many movies are remade and are retro filters, या फिर 80s का themes, theme shows we have. So it's like blank parody of the past. Remixes आ रहे हैं, remakes आ रहे हैं. और तीसरा टर्म है the disorientation, कि the world is now so big and complex, ना, कि global supply chains, internet, everything, we feel lost and we can't map where we fit in the system anymore. जो हमने बात की cognitive mapping की. सो जेमसन के लिए जो पोस्ट मॉडर्निज्म है, इट्स द मूड ऑफ आवर टाइम. लेट कैपिटलिज्म हमारा इंजन है विच इज ड्राइविंग दैट मूड, एंड पॉलिटिकल अनकॉन्शियस इज आवर सीक्रेट मैप. हाँ हाँ, critics used to find the politics hidden inside our entertainment. यही है सिंपल टर्म्स में. ठीक है. सो सच अ कमोडिफिकेशन, हर चीज की कमोडिफिकेशन हो गई है. जेमसन द तो कह रहे हैं द कल्चर ऑफ सर्फेस अपीयरेंस रादर देन डेप्थ वैल्यू, डेप्थलेसनेस. ठीक है. पोस्ट मॉडर्न कल्चर ही सजेस्ट इज द कल्चर ऑफ सिग्निफायर रादर देन सिग्निफाइड. सिर्फ सिग्निफायर ही चली जा रहा है, चेन चेन चेन. आर्ट बिकम्स अनदर प्रोडक्ट, इसमें कोई डीप नैरेटिव नहीं है, कोई मतलब नहीं है. एब्सेंस है डेप्थ की. ऑल्सो लीड्स टू कल्चर वेयर surface meaning and appearance is everything. So the subject lacks any uniqueness and fragments.
This fragmentation and depthlessness is what Jameson identifies as the culture of pastiche. So I already discussed what pastiche is with you all. Just go through it, it's the same. एक अच्छा एग्जाम्पल भी दिया है यहाँ पे रीमिक्स वाला फिनोमेना जिसकी हमने बात कर ली. जैसे एक लड़की भीगी भागी सी, सुना होगा आपने. एक लड़की भीगी भागी सी, लेकिन उसका नया वर्जन आई थिंक ज्यादा ध्यान में होगा. यू माइट हैव नॉट हर्ड द ओरिजिनल, ऐसा भी हो सकता है. या परदेसिया, या फिर मोस्ट रीसेंट एग्जाम्पल, ना तो कारवां की तलाश है. सुना है ओरिजिनल? सुना है? Many of you might not even know that it has an original. It goes way back to this film called Barsat Ki Raat. Na to Karwan ki Talash hai is probably one of the earliest forms of Bollywood कवालीस. बहुत अच्छा गाना है, बहुत लंबा है. So this is pastiche. Okay, this pastiche of an original is an end in itself, a copy without a true original text. Next is Stuart Hall and the rise of cultural studies. हमने देखा रेमंड विलियम्स ने हेल्प किया है ना to establish a tradition of Marxist cultural analysis. The work of Stuart Hall and Hogarth with the Birmingham Center later expanded through the writings of David Morley, Tony Bennett, and others. Established cultural studies as a discipline. फोकस कहाँ है इस सेंटर का? मास कल्चर, पॉपुलर कल्चर, क्वेश्चन ऑफ आइडेंटिटी कि हर चीज वर्किंग क्लास, हर चीज एलिट्स के बारे में क्यों है? व्हाई नोबडी टॉक्स अबाउट द वर्किंग क्लास कल्चर? What about us? What about the things that we like? What about the popular culture? So their work is mass culture has involved looking at culture as a site of struggle, where different social groups seek to impose their meaning and values upon cultural practices. So they see cultural forms such as film, football, TV soap opera, and shopping as spaces where power is coded into symbols. हर चीज में symbols है, power है, consumption की practices है. हर चीज. बड़े लोग, एलिट्स कौन सी फिल्म्स देखना पसंद कर रहे हैं? फुटबॉल देखते हैं, चाहे आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, मैं भी देखूंगी. कल्चरल फॉर्म्स जो है ना, ये सारे ये स्पेसेस हैं जहां पे पावर इज कोडेड इनटू सिंबल्स. सो स्टुअर्ट हॉल एंड अदर्स, यू नो, वर्किंग विद पॉल डुगे एंड अदर्स, इन्होंने एक थ्योरी दिया ऑफ आर्टिकुलेशन. ये लोग सोनी वॉकमैन के प्लेयर को स्टडी कर रहे थे. वॉकमैन्स देखे हैं आप लोगों ने, जिसमें गाने बजाते थे कैसेट्स में? दिल पे जख्म खाते हैं. आज तो रजत ने हिंदी को इंग्लिश स्क्रिप्ट हाँ. सो वॉकमैन प्लेयर्स पे ये लोग काम कर रहे थे, हॉल एट ऑल. इन्होंने प्रपोज किया एक सर्किट ऑफ कल्चर, जो मैं बार बार आपको कह रही हूँ. सर्किट ऑफ कल्चर बड़ा मजेदार है एक्चुअली, क्योंकि एक बार आप समझ जाओ ना सर्किट ऑफ कल्चर, आपको हर एक फिल्म में ही नजर आने लगेगा. कोई भी नई फिल्म देखोगे ना आप, आपके दिमाग में तुरंत स्टुअर्ट हॉल और ये बाकी के लोग आएंगे कि अच्छा देखो जरा किसने प्रोड्यूस की है फिल्म, आदमी है या औरत है, कितने लोग इन्वॉल्व थे, आइडेंटिटी कैसी है इन सब कैरेक्टर्स की. दिखने लग जाता है थोड़े टाइम में. अच्छा इस फिल्म में 4 कैरेक्टर्स है, एक हिंदू, एक मुस्लिम, एक सिख, एक ईसाई. ध्यान रखिए चीजों को, सब चीजें नजर आने लगेगी कि किस तरह से रिप्रेजेंटेशन है, आइडेंटिटी क्या है. फिर रेगुलेशन भी आता है कि मतलब कौन से सीन्स हैं जो रेगुलेट हो गए ना, सेंसरशिप, ये वो. तो ये है representation, what a medium or artifact represents and how it is represented. कोई भी चीज़ आप देख सकते हो. मैं जनरली फिल्म्स का एग्जांपल यहाँ लेती हूँ क्योंकि ज़्यादा इजी रहता है. तो एक फिल्म में क्या रिप्रेजेंट किया जा रहा है? आइडेंटिटी, जेंडर क्या है, नेशन, क्लास, इंडिविजुअल्स क्या है, क्या आइडेंटिटी है उनकी. फिर आता है तीसरा है प्रोडक्शन, मतलब कब वो प्रोड्यूस हुई फिल्म, किसने प्रोड्यूस की, ठीक है, पैसे किसने लगाए, सारी प्रोडक्शन से रिलेटेड सारी चीजें. रेगुलेशन, सेंसरशिप, और फिफ्थ है कंजम्पशन, कि हम लोगों ने
कंज्यूम कैसे किया, उसकी रेटिंग कैसी है। अगर रेटिंग्स 9 on 10 है, कौन है ये रेटिंग देने वाले लोग, वाइट है या ब्लैक है, मेन है या वुमेन है, एवरीथिंग। दिस इज द सर्किट ऑफ कल्चर। ओके, या या this is the circuit of culture. This is how you draw it and you understand it. सब चीजें आपस में इंटर identity, production, consumption, regulation. These elements, मैंने स्टुअर्ट हॉल पे जो लेक्चर भेजा था उसमें कर लिया है ना ये आपने? हाँ. So articulation is also about the power and hegemony that affects and is affected by the temporary linkages between these elements. So as Stuart Hall puts it, an articulation is a form of the connection that can make a unity of two different elements under certain conditions. The unity that matters is the linkage between the articulated discourse and the social process. Simple, nothing much. Stuart Hall explores, अच्छा race को इन्होंने explore किया, ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है. So exploring race and identity in 1980s, Britain also adapted post-structuralist thought in order to reject any notion of an essentialist identity. Hall suggested that the self was not a coherent entity. हाँ, बैचलर्स और मास्टर्स में भी ऐसे लगता था, वाइट राइटिंग आंसर्स ऑफ लिटरेचर वाइल, अच्छा कैसा लगता था ये जो हम सर्किट ऑफ कल्चर पढ़ रहे हैं, then you were meant for literature, you were meant to be you should be a critic. You start exploring. Answers in literature are quite subjective according to, absolutely they are definitely. And that is why, sometimes I felt so, I think I was preparing, I was about to start my masters, so I was appearing in different exams, entrance exams होते हैं जो masters के. So I sat for the exam of JNU. उस टाइम पे सब्जेक्टिव होता था एग्जाम, तो लिखा बहुत मजा आया, मतलब आई हैव नेवर एवर हैड सो मच फन अटेम्प्टिंग आंसर्स जितना मुझे उस टाइम पे आया था मजा. आई डिड नॉट गेट इन, मतलब मेरे आई वाज सैटिस्फाइड, आई मीन आई वाज नॉट सैड कि आई डिडंट गेट इन देयर, बट आई वाज सो सैटिस्फाइड आफ्टर राइटिंग ऑल माय आंसर्स. नाउ इट इज ऑल सब्जेक्टिव, यू सी, हो सकता है आंसर रीड करने वाले को मेरे आंसर्स पसंद ना आए हो. 10 में से 5 मार्क्स, हाँ मेरे हिसाब से ये मेरा परसेप्शन है, मेरा एक्सप्लेनेशन है ऑफ द पोएम. व्हाई वुड प्रोफेसर गिव मी, एग्जैक्टली. यस, दैट इज व्हाई आई थिंक अभी सब्जेक्टिव से हटा के चीज़ों को ऑब्जेक्टिव कर दिया गया है, बट नॉट एवरीवेयर. सब्जेक्टिव नॉलेज भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव से क्या हो रहा है कि लिखना और वो नहीं आ रहा है बच्चों को, नहीं पढ़ते हैं उस तरह से, वो भी ज़रूरी है. बट या एनीवे, it's yes, it's correct. तो स्टुअर्ट हॉल ने रेस पे बहुत काम किया, मैंने आपको पहले भी बताया था. इन्होंने कहा दैट सेल्फ वाज नॉट अ कोहेरेंट एंटिटी बट इट वाज मेड. हम लोग अपने आप से नहीं बन गए हैं, हम लोग वी आर मेड ऑफ मल्टीपल एंड कॉन्स्टेंटली शिफ्टिंग आइडेंटिटीज. क्योंकि हम कभी अगेन परफॉर्मेटिविटी है, हम आज कुछ हैं, हम कितने लोगों से मिल रहे हैं, हम कितना ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं लोगों से. आपने कभी नोटिस किया है कि कभी आप जैसे मेरे, जब मैं अपने यूपी वाले दोस्तों से मिलती हूँ तो मैं उनकी तरह बात करना शुरू कर देती हूँ, इतना इन्फ्लुएंस हो जाता है. कभी मुंबई वालों से मिलती हूँ तो मैं भी वो अपना अपन वाला स्टाइल में बात करना शुरू कर देती हूँ. So much, you notice certain things so much that you start inheriting these things. So you are not a coherent, entity, but you are made of multiple constantly shifting identities. So sexuality, race, class, gender, age, ethnicity, they're all factors that contribute to identity. I need water. One second. कोई सुनने वाला नहीं है. So in some situations, one's ethnic identity or age becomes central. है ना? आपकी ethnicity क्या है? In others, it might be religion or gender.
अभी मैं कोई इंडियन विंडियन नहीं हूँ, अभी मैं एक वुमन की तरह बात कर रही हूँ। अभी मैं कोई वुमन मैन की तरह नहीं, अभी मैं एक हिंदू मुस्लिम की तरह बात कर रही हूँ। It changes. So these are positions that link up temporarily to produce a subject at that point of time. ठीक है? So Hall argued, I know there is no point in cribbing, but किसी literature work की publication date, yes, वही तो मैं कल कह रही थी कि बस करो chronology, एक बेसिक क्रोनोलॉजी ठीक है ना, कि आपको पता हो कि कब क्या हुआ, कौन सी एज आई, क्या आया, ये बेसिक क्रोनोलॉजी ठीक है। बट यार अंडरस्टैंडिंग और वो रटना एक एक राइटर के वर्क्स को कि कौन सा वर्क जी एक डेढ़ साल पहले आ गया, देयर इज नो पॉइंट इन इट। एंड ऑनेस्टली आई हैव नॉट फाउंड इट यूजफुल इन एनी ऑफ द नॉलेज दैट यू अटेन। आपको, हाँ, और स्किल्स हैं जो एक लिटरेचर स्टूडेंट में होनी चाहिए अपार्ट फ्रॉम द क्रोनोलॉजी। हो जाएगा, वो भी आएंगे देखो एग्जाम में। अभी धीरे धीरे दे आर इवॉल्विंग, एंड अभी क्रिटिकल एस्पेक्ट्स बढ़ गया है एग्जाम में। आपकी कॉम्प्रीहेंशन टेस्ट कर रहे हैं ऑलरेडी। ओके, तो हॉल ने आर्ग्यू किया कि कल्चरल आइडेंटिटी इज बेस्ड एज मच ऑन डिफरेंसेस एज ऑन सिमिलैरिटीज, कि आप और मैं अलग तो हैं पर सेम भी कहीं ना कहीं होंगे। हम इंडियंस हैं, मे बी बॉय गर्ल अलग है, और चीज़ें अलग होंगी, रिलीजन हो सकता है अलग हो। Blacks in Britain constitute a British identity, even though traditionally British identity has been associated only with the white culture. Blacks भी तो हैं वहाँ पे। Hall argued that it was possible to possess multiple elements, क्योंकि होता ये है कि जब भी आप कोई ब्लैक आदमी को देखो या ब्लैक इंसान को देखो, तो आप बोलोगे ही नहीं कि ये अमेरिकन है या एक ब्रिटिश है, आप सीधा अफ्रीकन है। One could be black as well as British. He further argued that blacks in Britain could draw connections with black cultures in the Caribbean. Hall himself is of Jamaican origin in Africa and in Britain. So, what Hall was saying is that there is no way of speaking of a fixed or essential British identity, क्योंकि आइडेंटिटी इवॉल्व हो रही है, शिफ्ट हो रही है। तो ये हमने बात की थी लेफ्ट, हमने रेमंड विलियम्स का देखा था, तो ही ऑल्सो वॉज देयर। इट्स ओरिएंटेड थिंकर्स के साथ है। बाद में it evolved into a major discipline in the UK and the USA also, and now is found feet in Europe and elsewhere. Cultural studies. It adapts various theories from post-structuralism, post-colonial, and race studies, and more radical critiques of feminism and Marxism in order to study mass culture. बात इतनी है कि मास कल्चर समझना है। अब उसको समझने के लिए आप सोशियोलॉजी वाले को ले आओ, एंथ्रोपोलॉजी वाले को ले आओ, सब यही है, मीडिया वालों को ले आओ। So cultural studies is interested in how cultural artifacts and practices generate meaning. It assumes that some meanings are privileged while some are marginalized, because meaning generation is about power. Yes, it is also about power. कुछ meanings को marginalize कर दिया जाता है। Privileged groups देखेंगे कि हम अपने तरह का मतलब थोपे इस पे। So this struggle for power is fought out in everyday life and common mass practices, and this is the site for cultural study works. कल्चरल स्टडीज क्या कर रहा है? इट एग्जामिन्स लैंग्वेज, डिस्कोर्स, हर चीज को, in which meaning is made in mass cultural forms. It examines how these meanings reflect the existing struggle for power and domination, and then it examines how the privileging of some meanings is at the cost of others. So, the privileging of national identity over the regional in all countries is a struggle for establishing particular meanings while marginalizing the other. Cultural studies would see questions of identity as essentially being about power. So, Marxist literary and cultural studies or theory, it refuses to privilege individuals' genius or taste above social conditions. वो लिंक करते हैं कल्चरल प्रैक्टिस को टू सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स, नॉट जस्ट योर टेस्ट और हाउ प्रिविलेज्ड यू आर. And it shows aesthetics, literary works, and cultural artifacts participate in the struggle for power between classes. That's it. Marxism done. We'll start with post colonialism.
next. But you've already started post colonialism in the other classes, so keep doing that. And I'll, वो भी हो गया है, post colonialism is done otherwise in the classes, right? I'll send you another new historicism and cultural materialism today, and further on the writers of fiction. ठीक है? थोड़ा ज़्यादा भेजूंगी आज क्योंकि वीकेंड है, तो वीकेंड पे कंप्लीट करना है. थैंक यू, सी यू, बाय बाय.